ये लास्ट वीडियो रहेगा हमारा स्पॉम सेट सी का पेपर नंबर 9 फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट। चैप्टर नंबर 11 प्राइवेट इक्विटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है आपका ये स्पॉम टेस्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन, सीरीज ऑफ फंडिंग किसे बोला जाता है? ये अर्ली स्टेज फंडिंग को बोला जाता है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज फंडिंग इज टिपिकली द सीरीज ऑफ फंडिंग वेयर अ वेंचर कैपिटल प्रोवाइड द फंड फॉर सेटिंग अप द इंटायर plant, site और services line which may also include the infusion of working capital। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, which involves raising fund through platform on which a huge number of small investor invest money in the different startup listed on that platform। As the name suggests, investment happen through crowd at large and hence बी नंबर इसका आंसर होगा क्राउड फंडिंग। ठीक है, फिर ये एग्जिट रूट्स फॉर अ प्राइवेट इक्विटी, क्या क्या एग्जिट रूट होता है? ये आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें भी एक ऑप्शन रॉन्ग ढूंढ के बताना है। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रहेगा तभी आप ढूंढ के बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जिट रूट फॉर अ प्राइवेट इक्विटी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। थर्ड, सेकेंडरी सेल। फोर, repurchase by existing management founder member। फिफ्थ, लिक्विडेशन। फिर प्राइवेट इक्विटी फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न इन जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर। द टर्म जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर आर generic to PE world, private equity world, and represent the way the shareholder and their rights are structured with the private equity. The private equity fund is structured as a liability partnership, and general partner GP is the one who represents the private equity firm in terms of raising the capital to form a basket of pension fund, angel investor, high net worth individual, and the limited partners are these investors who have invested with the GP. The GP acts like the investment or fund manager and will formulate the investment portfolios, the enterprise where the PE private equity will invest fund and determine the capital commitment by the limited partners, LPs, right? इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। फिर चैप्टर नंबर 12, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसलिए डिस्क्लोजर इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, द लीड मैनेजर shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue, including the veracity and adequacy of disclosure in the draft offer document and offer document. The lead manager shall call upon the issues, its promoter and its director, or in case of an offer for sale, also the selling shareholder, to fulfill their obligation as disclosed by them in the draft offer document and the offer document as required in terms of this regulation. फिर the lead manager shall ensure the information on contained in the draft order document and offer document and the particular as per restated audited financial statement in the offer document are not more than 6 months old from the issue opening date। फिर चैप्टर नंबर 13 क्रेडिट रेटिंग दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केयर सी लिमिटेड एलसी रेटिंग इकरा का है और क्राइसिल का सी रेटिंग है। ये सब्सटेंशियल रिस्क कैरी करता है। ठीक है, और ये चार्ट वगैरह आप पढ़ सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, लेकिन एग्ज़ाम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केट सी लिमिटेड एलसी रहेगा तो सब्सटेंशियल रिस्क कैरी करता है, और ये ए वाला पार्ट होता है वो सेफ्टी ऑकर करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेंज, और फिर उसके बाद बी वाला पार्ट होता है वो मॉडरेट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, डी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में आने का, BBI। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, कौन कौन से क्रेडिट, इसमें से भी इंपॉर्टेंट है। ये क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट हैज़ बीन इंडियाज लीडिंग रेटिंग एजेंसी विथ ओवर 60% ऑफ शेयर इन इंडिया रेटिंग मार्केट। इट हैज़ अ टाई अप विथ स्टैंडर्ड एंड पुअर ऑफ USA होल्डिंग 10% स्टेक इन क्राइसिल। इसमें 10% स्टेक होता है USA का। ठीक है, रीडिंग बस कर सकते हैं, इसमें से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा,
It began its operation in 1991. Its major shareholders are leading financial institutions and banks. Moody's Investor Service through their Indian subsidiary, Moody's Investment Company Private Limited is the single largest shareholder. ICRA cover over 2500 instruments. फिर Credit Analysis and Research Limited (CARE). It was established in 1993. UTI, IDB, and Canara Bank are the major promoter. CARE has over 2500 instruments under its belt and occupies a pivotal position as a rating entity. फिर फोर्थ, फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं भाई, इसलिए रेटिंग करने से हो जाएगा काम. The Fitch Group, an international recognized statistical rating agency, has established its base in India through Fitch Rating India Private Limited, has a 100% subsidiary of the parent organization. Its credit rating applies to a variety of corporate issues and is not limited to government structure and financial arrangement and debt instrument. फिर ONICRA, Oneida Individual Credit Rating Agency. It is India's first individual credit rating company established in 1993. There was a dearth of individual credit rating firms in India. ONICRA helps the lending institution by providing credit rating for individual customer on or loan applicant. Various services offered include credit rating employee screening, customer verification, SSI, SME rating, banking information service. Right. फिर प्रैक्टिकल पार्ट ये लीजिंग का, हाँ प्रैक्टिकल पार्ट ये लीजिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले ये मॉड्यूल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं. मॉड्यूल का क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ व्यूज से देख सकते हैं ये आप लोग. ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा. आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दिया रहेगा 3 लाख, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% दिया रहेगा, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% दिया रहेगा, टैक्स रेट 35%. इसमें आपको बताएगा कंप्यूट गेन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा. ये 4 नंबर का 2 नंबर कैरी करेगा MCQ 4 नंबर का. तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 पर 90,000 आ जाएगा. और टैक्स सेविंग इसे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्स सेविंग आ जाएगा. दैट इज 90,000 इंटू 35% टैक्स रेट इंटू इक्वल टू 31,500. फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग निकालना होगा. और आपको दिया रहेगा टैक्स पीवी टेबल 14% के हिसाब से दिया रहेगा. आफ्टर टैक्स वाला लेना है जो कि 3.433 होगा. तो उसको 31,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.433 से, तो 1,08,169.50 आ जाएगा. एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ. 31,500 इंटू 3.433 इक्वल टू 1,81,039.5. ठीक है. फिर गेन फ्रॉम डेप्रिसिएशन ये 69.5, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया है इसलिए 39 और 69 का डिफरेंस है. गेन फ्रॉम डेप्रिसिएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स 1,08,169.50 ये आ जाएगा गेन फ्रॉम डेप्रिसिएशन. ठीक है. फिर ये सेकेंड नंबर पार्ट का आंसर हो गया. फर्स्ट नंबर पार्ट का फिर पहले हमें कंप्यूट कॉस्ट ऑफ बाइंग आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई करना होगा. डेप्रिसिएशन टैक्स सेल DTS इक्वल टू डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट. डेप्रिसिएशन आया था 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 90,000. मल्टीप्लाई कर देंगे 35% टैक्स रेट से 31,500 पर ईयर आ जाएगा. टैक्स सेल तो ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया है टैक्स सेविंग 31,500. ठीक है. फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,88,169.50 आ जाएगा. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग इनिशियल कॉस्ट कितना था 3 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स कितना आया 1,08,169.50. ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1,91,830.50 आ जाएगा. ठीक है. और फिर कंप्यूट present value of lease rentals. Let's assume lease renter for year are 70,000. मतलब 70,000 मान के हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो कितना गेन आता है वो देख लेते हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 70,000 तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इक्वल टू 70,000 इंटू 3.433. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 साल का ले लेंगे टोटल में. ठीक है. एट द रेट 14%. तो आ जाएगा निकल के आ जाएगा 2,40,310.
फिर गेन निकालेंगे। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, गेन फ्रॉम लीजिंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग, जो कि निकल गया था 1,91,830.50 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 70,000 इंटू 3.433, यहाँ लॉस आ जाएगा माइनस 48,479.50। ठीक है, यहाँ पर 1,08,169.50 आया था, उसी को 1,08,000, हाँ कहाँ गया, एक मिनट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग ये कैसे आया था, 3 लाख इनिशियल कॉस्ट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस कर देंगे तो 1,91,830.50 आ जाएगा। उसी को माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से 70,000 इंटू आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.433 माइनस 48,479.50, ये लॉस में आएगा। इफ़ लीज रेंडर 50,000 होता तो हमें गेन आता 20,181.50। आप लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फैक्टरिंग का क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर का आएगा इस फॉर्म में। A Limited has annual credit sale of 2 to 19 lakh and its average collection period is 50 days. The experience indicate the bad debt loss are around 2% of credit sale. The factoring is expected to save 2 lakh in administration cost, and to eliminate all bad debt loss, the factor has agreed to advance 80% of the receivable at 15% per annum. Compute the net factoring cost if the factoring commission is 2%. ठीक है, तो एवरेज रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ क्रेडिट सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ, यहाँ 365 डेज एज्यूम करना होगा हमें, तो निकल के आ जाएगा 30 लाख। फिर फैक्टरिंग कमीशन कितना बोला गया है, 2% ऑफ 30 लाख 0.6 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस 80% ऑफ 30 लाख, 80% ऑफ एवरेज रिसीवेबल, 80% ऑफ द रिसीवेबल 15% बोला है, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस 80% ऑफ 30 लाख माइनस फैक्टरिंग कमीशन जो कि 0.6 लाख निकल के आया हुआ है। तो 80% ऑफ 30 लाख कितना आ जाएगा, 24 लाख माइनस 0.6 लाख करेंगे तो 23.4 लाख आ जाएगा। ठीक है, द फैक्टर विल एक्चुअली रेमिट द एडवांस नेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 50 डेज, 50 डेज के लिए वो रेमिट करेगा एडवांस। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 50 डेज इज 15% इंटू 50 डिवाइड बाई 365 करेंगे तो 2.05% निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर 50 डेज ऑन 23.4 लाख, ये 23.4 लाख यहाँ से निकल के आया है, उसे 2.5% के रेट के हिसाब से कर लेंगे तो 0.48 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर द एडवांस रेमिटेड टू क्लाइंट इक्वल टू 23.4 लाख माइनस 0.48 लाख, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, कोई इंटरेस्ट भी उसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो एडवांस उतना का एडवांस क्लाइंट को देना होगा 22.92 लाख का। ठीक है, फैक्टरिंग कॉस्ट फॉर 50 डेज, फैक्टरिंग कमीशन प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है, फैक्टरिंग कॉस्ट फॉर 50 डेज कितने का आएगा, फैक्टरिंग कमीशन 0.6 लाख का आया था और इंटरेस्ट 0.48 लाख का आया है, तो टोटल हो जाएगा 1.08 लाख। फिर हम स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है, कितना फैक्टरिंग कॉस्ट आ रहा है, फैक्टरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर 1.08 लाख आया है, इसे पूरा साल के लिए ले लेंगे इंटू 365 डिवाइडेड बाई 50, 7.844 लाख आ जाएगा। ठीक है, फैक्टरिंग कॉस्ट पर ईयर 7.884 लाख और कॉस्ट लेस कॉस्ट सेव्ड पर ईयर। बैड डेब्ट कितने का हो रहा था, 2% ऑन 219 लाख के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 219 लाख कैसे है, एवरेज रिसीवेबल 290 लाख क्वेश्चन में प्रोवाइड था, इसलिए 2.19 लाख का 2% 4.38 लाख। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव्ड कितना का सेव्ड किया है, क्वेश्चन में दिया होगा टू सेव 2 लाख इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, तो 2 लाख भी ऐड कर लेंगे और टोटल हो जाएगा 6.38 लाख। फिर ये सब्सट्रैक्ट करके उसको बोला जाता है नेट फैक्टरिंग कॉस्ट फॉर ईयर 1.504 लाख। फिर एडवांस कितना का है, 22.92 लाख। यहाँ द एडवांस रेमिटेड टू क्लाइंट 23.4 लाख माइनस 0.48 लाख, इंटरेस्ट घटा के करेंगे तो 22.92 लाख का आया था, उसी को 22.92 लाख मेंशन कर देंगे। फिर नेट फैक्टरिंग कॉस्ट पर ईयर परसेंटेज में निकालना होगा, तो फैक्टरिंग कॉस्ट पर ईयर जो ऊपर 7.884 लाख माइनस 6.38 लाख करके आया था,
1.504 लाख, उसे डिवाइड कर देंगे एडवांस के साथ, आ जाएगा आपका नेट फैक्टरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। और दूसरा क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करके जाना। ए लिमिटेड हैज़ टोटल सेल्स ऑफ 3.2 करोड़ एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 days. द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट bad debt loss are 1.5% on sales. The expenditure incurred by the firm in administering its receivable collection effort is 5 lakh. A factor is prepared to buy firm's receivable by charging 2% commission. The factor will pay advance on receivable to the firm at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% has reserve. Calculate the effective cost of factoring to the firm. ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, जरूर से करके जाना है, मॉडल का क्वेश्चन है। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल इक्वल टू 3 करोड़ 20 कितना था 3 करोड़ 20 लाख, हाँ 3.2 करोड़। तो 3.2 करोड़ इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360, 90 एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, 90 इंटू 360 करेंगे तो 80 लाख आ जाएगा। और फैक्टरिंग कमीशन 80 लाख के 2%, 80 लाख के ऊपर 2% देना होगा, तो ये 1,60,000 आ जाएगा। फैक्टरिंग रिजर्व भी बोला है इसमें, यहाँ 10% कहाँ पर बोला था, एट एन इंटरेस्ट रेट आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व, तो इसीलिए फैक्टरिंग रिजर्व भी सब्सट्रैक्ट करना होगा। 80 लाख इंटू 10% इक्वल टू 8 लाख। फिर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस 80 लाख में से 1,60,000 8 लाख सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 70,40,000 का आ जाएगा। तो इंटरेस्ट 70,40,000 में निकालेंगे, 70,40,000 इंटू 18% और 90 डेज़ के लिए उधार दिया है, इसलिए 90 डिवाइडेड बाई 360 डेज़, यहाँ पर 360 डेज़ एज्यूम किया गया है, इंटू डिवाइडेड बाई 100, 3,16,800 का आ जाएगा। ठीक है, फिर एडवांस टू बी पेड 70,40,000 माइनस 3,16,800, 67,23,200 आ जाएगा एडवांस टू बी पेड। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फॉर्म कितना आएगा, फैक्टरिंग कमीशन 1,60,000 इंटू 360 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो 6,40,000 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टरिंग कमीशन 1,60,000 ऊपर कैलकुलेट किया है, इसी से ले लेंगे, और 360 90 ये उल्टा देंगे तो पूरा साल का आ जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट इसी तरह से 3,16,800 आया था, और उसे भी उल्टा के करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 90 12,67,200 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो 19,07,200 आ जाएगा। ये कॉस्ट लगा है फॉर्म को। फिर फॉर्म को सेविंग कितना हुआ ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड 5 लाख जो कि क्वेश्चन में दिया है। कॉस्ट ऑफ बैड डेब्ट एवॉइडेड 1.5%, 3.2 करोड़ के ऊपर तो 4,80,000 आ जाएगा। टोटल 9,80,000। फिर नेट कॉस्ट टू द फॉर्म को कितना पड़ेगा, 19,07,200 माइनस 9,80,000 इक्वल टू 9,27,200। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फॉर्म 9,27,200 डिवाइडेड बाई 67,23,200 जो कि एडवांस हमें देना पड़ा। एडवांस टू बी पेड 67,23,200 इंटू 100 कर देंगे तो 13.79% आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और फिर चैप्टर नंबर 16 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 16 सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें बस आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मीटिंग में कितने दिन का गैप होता है, वो इतना, ये 3 पॉइंट याद करके जाना है। इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क कॉन्टेनिंग ईच। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 2/3 ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, और मीटिंग में 1 से 20 दिन का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 मीटिंग। ठीक है, और कॉरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ ऑडिट कमेटी दैट इज आईआर। इन दोनों में से जो भी आईआर हो विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से आपको 3 मार्क का मिल सकता है, मेरे में इसी में से मिला था। फिर नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव में ऑल डायरेक्टर होना चाहिए, ऑल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एनआरसी कमेटी में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, चेयरपर्सन कौन बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। कोरम 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी व्हिच एवर इज द ग्रेटर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें होना चाहिए। ठीक है,
फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 मेंबर विथ मेजोरिटी ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Quorum 2 member or 1/3 of member of committee whichever is higher including at least 1 member of board of director in attendance. मीटिंग में कितने दिन का गैप होना चाहिए, 180 days between 2 consecutive मीटिंग. और ऑडिट कमेटी में 120 days between 2 मीटिंग. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना करके चले जाएंगे, हो जाएगा आपका क्लियर. फिर एक क्वेश्चन था जो कि मुझे मॉडल में नहीं मिला और ChatGPT यूज़ करके मुझे आंसर इसका पता लगा, आपको बता देता हूँ. इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच कंपनी गेट एक्वायर्ड, मतलब कौन सा 4 कंपनी दिया हुआ था, एक ऑप्शन रॉन्ग था, तो इसीलिए मैंने ये ChatGPT यूज़ करके 5 आंसर निकाला है. 5 आंसर में से आपको जो एक आंसर नहीं मिलेगा उसी को टिक करना है. उसका हिंट भी मैं दे दूंगा लास्ट में, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा. JP Morgan Chase एक्वायर्ड बियर स्टोन्स ऑन मार्च 2008. ठीक है, ये हेडिंग पढ़ के जाएंगे तो भी हो जाएगा. JP Morgan Chase एक्वायर्ड बियर स्टोन्स ऑन मार्च 2008. बैंक ऑफ अमेरिका एक्वायर्ड मेरिल लिंच ऑन सितंबर 2008. बार्डेज एंड नोमुरा एक्वायर्ड लेमन ब्रदर एसेट्स ऑन सितंबर 2008. ठीक है, बार्डेज एंड नोमुरा एक्वायर्ड लेमन एंड ब्रदर एसेट्स ऑन सितंबर 2008. वेल्स फॉर्गो एक्वायर्ड वाकोबिया, क्या है भाई, वेल्स फॉर्गो एक्वायर्ड वाकोबिया अक्टूबर 2008. और लास्ट में PNC एक्वायर्ड नेशनल सिटी बैंक अक्टूबर 2008. ये आपका राइट आंसर होगा. और जो कि मुझे रॉन्ग लगा था उसमें मॉडल में एक नोमुरा केकर दिया था, नोमुरा एक्वायर बियर स्टोन्स, तो वो रॉन्ग होगा. ठीक है, क्योंकि बार्डेज एंड नोमुरा एक्वायर्ड लेमन ब्रदर्स, नोमुरा बियर स्टोन्स को एक्वायर नहीं किया है, JP मॉर्गन एक्वायर किया है बियर स्टोन्स को. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर को आपको ज़रूर से मिलेगा. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आके ज़रूर से बताना कैसा रहा आपका एग्ज़ाम. थैंक यू वेरी मच.